सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पहले बात वर्ल्ड पावर सेंटर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई होने वाली है, वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का इंतजार है। सिर्फ बाइडेन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात के लिए वेटिंग में खड़े हैं। जानते हैं क्यों? तो आपको बता दें कि 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का वॉशिंगटन पहुंचने का कार्यक्रम है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री का मिशन चतुर्शक्ति। मोदी और बाइडेन के बीच महामुलाकात होगी। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मोदी के साथ सुपर समिट में हिस्सा लेंगे, जिसका साफ और सीधा मकसद है ड्रैगन की घेरेबंदी करना, उसकी विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाना। आखिर कैसे 100 घंटे बाद ग्लोबल विलन की ड्रैगन गिरी बंद हो जाएगी, देखिए ये रिपोर्ट। कुछ इसी तरह मौजूद वॉशिंगटन डीसी में दुनिया के पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस में दो सुपर लीडर्स की मुलाकात होगी। यकीन मानिए, फ्लैश मारते कैमरों के सामने उनका अंदाज कुछ ऐसा ही होगा। पीएम मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन दोनों नेताओं का गर्मजोशी से मिलना, हाथ मिलाना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, करीब 7 साल पुरानी ये तस्वीरें एक बार फिर व्हाइट हाउस से दुनिया के सामने आई। दोनों नेताओं के मुलाकात की तस्वीरें साल 2014 की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार अमेरिकी दौरे पर गए थे। उस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री के स्वागत में लंच का भी आयोजन किया था। मगर 7 साल पहले पीएम मोदी और बाइडेन के बीच जो मुलाकात हुई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री थे, मगर बाइडेन का ओहदा वाइस प्रेसिडेंट का था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन 7 साल बाद बाइडेन का ओहदा बढ़ चुका है और अब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। महाशक्ति अमेरिका की कमान उनके हाथ में है। ठीक इसी तरह पीएम मोदी का कद भी बेहद बढ़ चुका है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच जो राउंड टेबल टॉक होने जा रही है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। हर कोई सांसें थाम कर इंतजार कर रहा है इस महामुलाकात का। आखिर इस महामुलाकात में बात क्या होगी, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। 22 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। 23 सितंबर को अमेरिका की टॉप कंपनियों के सीईओ से बातचीत करेंगे। 23 सितंबर को ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। इसी दिन ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से खास मीटिंग करेंगे। वहीं पीएम मोदी 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 24 सितंबर को ही वॉशिंगटन डीसी में क्वाड लीडर्स की सुपर समिट में हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीसी के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो एक तो सीधा सवाल, जो खैर घुमा फिरा के बातचीत होगी, सीधा सवाल तो इन मीटिंग में होता नहीं है, कि क्वाड का कितना रोल रहेगा अगर सिचुएशन खराब हो गई। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना जो ब्रिक्स के अभी होस्ट बनने वाले हैं, चाइना, उसको देखते हुए अफगानिस्तान में क्या रणनीति रहेगी। क्या अमेरिका अफगानिस्तान को किसी वजह से सपोर्ट करेगा, क्या कोई एड देगा कि नहीं देगा, कि उसके एंटी जाएगा। अपने अमेरिकी दौरे में पीएम मोदी बड़े ही धुआंधार अंदाज में मीटिंग और राउंड टेबल टॉक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी न सिर्फ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के टॉप लीडर्स से मिलेंगे,
बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जिस दौरान पीएम मोदी अमेरिका में रहेंगे, ठीक उसी दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे के लिए पहुंचेंगे। अब सवाल ये है कि अमेरिकी सरजमी पर सुपर लीडर्स के जुटने के पीछे वजह क्या है? आखिर पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे के मायने क्या है? तो आपको बता दें कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, मगर अब दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात करेंगे और इस बार दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा हॉट टॉपिक होगा ड्रैगन और इंडो पैसिफिक रीजन। असल में हिंदुस्तान और अमेरिका का दुश्मन एक है और वो चीन है। वैसे तो भारत और चीन की अदावत दशकों पुरानी है, मगर अमेरिका के लिए मौजूदा वक्त में ड्रैगन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अमेरिका जानता है कि अगर चीन को ठिकाने लगाना है, उसकी मक्कारी, उसकी साजिशों पर लगाम लगानी है, तो उसे हिंदुस्तान जैसा साथी चाहिए होगा। लिहाजा बाइडेन ने भी पीएम मोदी से हाथ मिलाया और अब दोनों के बीच मुलाकात होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये वही बाइडेन है जो प्रेसिडेंट बनने से पहले चीन की शान में कसीदे बड़ा करते थे, तो वहीं हिंदुस्तान की खिलाफत करते थे, मगर अब बाइडेन भी जान चुके हैं कि ड्रैगन की फितरत है पीठ में छुरा घोंपना। ऐसे में वक्त रहते यूएस प्रेसिडेंट ने मोदी को आगे की रणनीति तय करने का जिम्मा सौंपा है और ड्रैगन के पाक दुश्मनों को साथ लेकर क्वाड संगठन बनाया, जिसका महासम्मेलन 24 सितंबर को वॉशिंगटन में होगा। अब सवाल ये है कि क्वाड की सुपर समिट में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये भी जान लीजिए। चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना, इंडो पैसिफिक रीजन में घुसपैठ को रोकना, आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाना, अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाना, साइबर सुरक्षा के लिए खुफिया एजेंसियों का सहयोग करना। क्वाड की पहली इन पर्सन मीट हो रही है अमेरिका में, जहां पर मोदी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और मोदी और बाइडेन की आपस में ही बातचीत होगी। जो क्वाड में जो मेन चीजें डिस्कस की जानी है वो है क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 और रीजनल सिक्योरिटी, यानी कि चाइना का जिस प्रकार से एग्रेशन बढ़ता जा रहा है उसके लिए क्वाड के सभी देश चिंतित हैं। इसके अलावा कई और ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, क्वाड सुपर समिट में कई बड़े समझौते भी किए जा सकते हैं जो सैन्य मदद के साथ साथ हथियारों से भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी और बाइडेन के बीच जो द्विपक्षीय मुलाकात होगी उसमें सिर्फ एक ही मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा और वो सिर्फ चीन ही। क्योंकि एलएसी से लेकर साउथ चाइना सी में जिस तरह से ड्रैगन हिंदुस्तान और अमेरिका को आंख दिखा रहा है, उससे दोनों मुल्कों के टॉप लीडर्स का माथा ठनका हुआ है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी मोदी अमेरिका गए ही नहीं, बाइडेन से मिले ही नहीं, क्वाड सुपर समिट में शामिल हुए ही नहीं, उससे पहले ही चीन ने एलएसी के आसपास उकसाने वाली हरकतें करनी शुरू कर दी। जंगी ड्रिल के जरिए चीन की रेड ब्रिगेड बम, गोला बारूद, टैंक और आर्टिलरी की नुमाइश कर रही। आपको बता दें कि पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड ने रात के अंधेरे में हिमालय से लगती सीमाओं के पास मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर के जरिए ताबड़तोड़ बारूद बरसाया और ड्रैगन की पीएलए ने ऐसा पहली बार नहीं किया। कई दफा चीन का दोगला चेहरा दुनिया के सामने बेपर्दा हुआ है। क्योंकि एक तरफ चीन शांति से पूरे विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन की सेना जंग की रिहर्सल कर रही है। चीन ने हांगकांग को अपने कब्जे में किया है
और उस पर कोई ख़ास ना रिएक्शन हांगकांग से हुआ ना वर्ल्ड पावर से हुआ, तो चीन थोड़ा सा इम्बॉर्डन हो गया, थोड़ा सा उसको और कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद मैं ताइवान को भी मिलिट्री से धमका धमकू के अपने संग मिला सकता हूँ। लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ताइवान को बरखिलाफ उसने कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन किया तो शायद वर्ल्ड पावर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जिस तरह से शायद हांगकांग में एक्सेप्ट हो गया है। तो अमेरिकन एड भी वहाँ जाएगी, अमेरिका का भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक इसी तरह ताइवान स्ट्रेट में भी चीनी नौसेना के जंगी पेड़ों और लड़ाकू विमानों ने बारूदी कोहराम मचाया। और ये युद्धाभ्यास ताइवान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका को चेतावनी देने के लिए किया गया, क्योंकि हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन को घेरने के लिए चक्रव्यूह बनाया गया, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस समझौते पर मोहर भी लगा दी। इसी बीच अमेरिका ने ताइवान की खाड़ी में अपने युद्धपोत को भेजा ताकि चीन के जंगी पेड़ों पर निगरानी रखी जा सके। ताइवान खाड़ी में अमेरिका की एंट्री पर जिनपिंग बौखला गया और उसने अपनी नौसेना को जंगी एक्सरसाइज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन चीन जितनी मर्जी उकसाने की कोशिश कर ले, भले ही बम गोला बारूद से ताकत की नुमाइश कर ले, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के साथ ही ड्रैगन के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा, क्योंकि बाइडेन और क्वाड की मीटिंग पर इस बार चीन के खिलाफ सबसे विध्वंसक प्लान पर मोहर लगेगी। ये तय हो जाएगा कि ग्लोबल विलन का दी एंड कब और कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अफगानिस्तान से तालिबानी कहर की हर तस्वीर दिल दहलाने वाली है। यकीन करना मुश्किल है कि एक मुल्क की कमान इसी तालिबान के हाथ में है, लेकिन सच यही है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं तालिबान के सामने आम लोग। पंजशीर में जारी तालिबानी खूनी खेल से इस कदर कहर बरपा रहे हैं कि घाटी से खून का दरिया बहता नजर आ रहा है। लोगों के पास एक ही रास्ता है, मुल्क छोड़ने का, लेकिन जिसने भी यह रास्ता अपनाया उसकी जिंदगी मानव तस्करों के फंदे में फंस गई। देखिए तालिबान के हालात पर यह लेटेस्ट रिपोर्ट। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तस्वीर अफगानिस्तान में क्रूर तालिबान राज कायम होने के सबूत है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि तालिबान के लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं। बच्चे हुए अफगान का मुस्तकबिल गढ़ने वाले जवानी की दहलीज पर खड़े तरुण ट्रकों पर भेड़ बकरियों की तरह लाद दिए। दावे के तहत इन तमाम बच्चों और युवाओं को अफगानिस्तान के अलग अलग जेल में डाल दिया गया। वहीं कई काबुल के पास पहुंचते ही कत्ल कर दिए। इस वीडियो को देखिए। बेरहम और क्रूर तालिबान का असली चेहरा दिखाने वाली ये तस्वीरें पंजशीर की होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि पंजशीर में तालिबान का खूनी खेल अब भी जारी है और इन तस्वीरों को लेकर सूत्र दावा कर रहे हैं कि तालिबान ने पंजशीर में NRF मिलिशिया के ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने मिलिशिया के खून से घाटी को लहूलुहान कर दिया है। हथियार, गोला बारूद और गाड़ियों को लूट लिया। अब इस तस्वीर को देखिए। बारूदी धुआं, पंजशीर के अरमान जल रहे हैं। तालिबान ने पंजशीर यूनिवर्सिटी को जलाया है। इस यूनिवर्सिटी का गुनाह इतना था कि ये लोकतांत्रिक ढांचे में गढ़ी किसी भी शिक्षा में फर्क नहीं करती थी, महिला अधिकारों को प्रचारित करती थी और ये तालिबानी कानून के खिलाफ है। पंजशीर में तालिबान का खूनी खेल बदस्तूर जारी है। कुछ हिस्सों पर तालिबान ने भले ही कब्जा कर लिया हो, लेकिन नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जवान हर हिस्से पर तैनात हैं।
वहां से वो आखिरी सांस तक लड़ने की कसम लेकर मोर्चाबंदी कर रहे हैं। नतीजतन तालिबान आगे बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स सिमट भी रही है, लेकिन जंग नहीं थम रही। तालिबान मासूमों का खून बहा रहा है, बच्चों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल रहा है, जवानों का कत्ल कर रहा है। हालात ये कि जो तालिबान के सामने झुकते हैं सिर्फ वही गुलामों की तरह सुरक्षित है। तालिबानी अपनी क्रूरता के लिए बदनाम है और अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता साफ नजर भी आ रही है। लेकिन जिस पंजशीर में तालिबान के खिलाफ खुली बगावत हुई, वहां पर क्रूरता के साथ साथ तालिबान का खूनी खेल भी जारी है। यहां पर तालिबान पर हुए हर हमले का इंतकाम मासूमों से लिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान ने जहां कब्जा किया, वहां आम लोगों से बदला न लेने का आश्वासन दिया, लेकिन अब जब तालिबान वहां कब्जा कर चुका है तो अपने वादे से मुकर गया है और पंजशीर के लोगों पर कहर बरपा रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। सूत्रों के मुताबिक ये तस्वीर भी पंजशीर की है, जहां तालिबान के हाथ में अंडरग्राउंड ऑयल डिपो लग गया है, यानी तेल का अकूत खजाना। इतना तेल जिससे तालिबान अगले 6 महीनों का काम चला सकता है, और इसे खून बहाकर ही तालिबान ने हासिल किया है। इसे लड़ाई की तैयारी के तहत NRF ने बनाया था, लेकिन खून बहाकर हासिल किए गए इस तेल के भंडार की कीमत तालिबान के लिए क्या है, इसे भी समझ लीजिए। तालिबान को निशाना बनाकर सीरियल धमाके किए गए। लगातार हुए हमलों की जिम्मेदारी ISIS के आतंकियों ने ली। रूसी एजेंसी स्पुतनिक ने हमले में नुकसान की खबर प्रकाशित की। नंगहार के जलालाबाद में तालिबानियों की मौत और घायलों पर रिपोर्ट प्रकाशित की। ISI के सीरियल हमले से अफगानिस्तान के हालात बदल गए। मुल्क में तेल की कीमत में अचानक भारी बढ़ोतरी हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार के अभाव में खुद को स्थिर करने की कोशिश में जुटा तालिबान बढ़ी तेल की कीमतों से कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन पंजशीर में मिले तेल के भंडार से तालिबानियों को 6 महीने के ऑक्सीजन मुफ्त मिल गए। हैरान करने वाला दूसरा पहलू ये भी कि पंजशीर के खूनी खेल से ही तालिबान मजबूत हुआ है। इसलिए बगावती तेवर छोड़कर पंजशीर की मासूम आवाम झुकने पर मजबूर है, और जो ना बगावत करना चाहते न झुक रहे हैं, वो मानव तस्करों के हाथों की कठपुतली बनने को मजबूर है। तस्करों के हत्थे चढ़े अफगानी मासूम लोगों की बड़ी परेशानी। मानव तस्करों का बढ़ा व्यापार, 150% का आंकड़ा हुआ पार। दरअसल तालिबान राज आते ही एक तरफ अफगानिस्तान में अवैध गतिविधियां तेज हो गई, तो दूसरी तरफ तालिबानी कहर से बचने के लिए लोग ब्रिटेन भागने के लिए अवैध रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही रास्ता मानव तस्करों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन गया है। हालात ये कि इस रास्ते को आसान बनाने के लिए तस्कर हजारों पाउंड भी वसूल रहे हैं। क्या है हालात, कैसा है ये रास्ता, इसे भी जानिए। डेली मेल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सेना की मदद करने वाले अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं और अफगान से निकलने के लिए अवैध रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। दावे के तहत 15 अगस्त से अब तक मानव तस्करी में 150% की बढ़ोतरी हो चुकी है। डेली मेल ने यह रिपोर्ट उन लोगों के इंटरव्यू के आधार पर तैयार की है जो कि इन रास्तों पर फंसे हुए हैं और अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की तरफ से बताया गया है कि कैसे तस्करों ने पैसे उगाही के लिए जो साजिशें रची, उसमें ये सब काफी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। दावे के तहत तस्कर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और इसी के जरिए सुविधा देने की बात होती है। इसके अलावा तस्कर भागने के कई चरणों का जिक्र भी करते हैं, जिसका कमीशन पहले देना होता है। ब्रिटेन भागने के लिए पाकिस्तान, ईरान या तुर्की के रास्ते का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि अब तक ज्यादातर लोग ब्रिटेन पहुंच ही नहीं सके, वो किसी दूसरे ही देश में फंसे हुए हैं। ठीक ऐसे ही वो अमेरिकन नागरिक भी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं जो अफगानिस्तान में रह गए थे। प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि दोनों पति पत्नी काबुल में रात अलग घर में बिता रहे हैं और हमले के डर से बारी बारी सोते हैं। ठीक ऐसे ही हाल ग्रीन कार्ड धारी सभी अमेरिकन के बताए जा रहे हैं। हमले की आशंका क्यों है, इसका उदाहरण काबुल के मेयर के फरमान से समझिए। मेयर का फरमान ये है कि कामकाजी महिलाएं अपने घर में ही रहेंगी। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति होगी जिनके घरों में पुरुष काम नहीं कर सकते। इसमें भी इंजीनियरिंग और सफाई कर्मी महिलाओं को ही छूट मिल सकती है। यानी तालिबान का चेहरा सियासी हुआ है, तालिबान बदला नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। रूस पर बड़े आतंकी हमले की आशंका से आज पूरी दुनिया कुछ देर के लिए सन्न हो गई। मॉस्को से करीब 1300 किलोमीटर पर्म में एक यूनिवर्सिटी में अज्ञात हमलावर के घुसने की खबर आई और फिर जो तस्वीरें आई उसने दुनिया को विचलित कर दिया। जिंदगी बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि दहशत का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला और हमलावर को काबू कर लिया गया। 18 साल के हमलावर ने ऐसा क्यों किया, इसकी जानकारी तो अभी नहीं सामने आई है, लेकिन हमला कैसे किया गया और कैसे हालात थे, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। एक शक्तिशाली और सुरक्षित देश के निवासियों की बेबसी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जान हथेली पर लेकर पहली मंजिल से कूदते छात्रों को देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। रूस का पावर सेंटर मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनकी ताकतवर फौज के अफसर भी चाहकर इस अनहोनी को टाल नहीं सके। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कि उस छात्र का क्या हाल हुआ, इसका ब्यौरा तो नहीं आया, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। सबसे पहले रूस से आई इन शॉकिंग तस्वीरों और खबरों के बारे में जान लीजिए। सोमवार को रूस के पर्म शहर के स्टेट यूनिवर्सिटी में हमला हुआ। 18 साल के एक बंदूकधारी ने यूनिवर्सिटी में घुसकर फायरिंग की। हमले में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। करीब आधे घंटे के खूनी खेल के बाद हमलावर को काबू किया जा सका। ये तस्वीर उसी हमलावर की जिसने यूनिवर्सिटी में घुसकर गोलियां चलाई। हमले से करीब 2 घंटे पहले हेलमेट और नकाब पहनकर हमलावर ने खुद अपनी तस्वीर पोस्ट की। स्टेट यूनिवर्सिटी में हमलावर के आने की खबर भी छात्रों को यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया ग्रुप से मिली। कुछ ही देर बाद कैंपस में हथियारों से लैस हमलावर बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। सामने साक्षात मौत देखकर चीख पुकार मच गई। छात्रों ने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर पहली मंजिल से कूदने का सिलसिला। पहली मंजिल की खिड़कियों में ग्रिल नहीं थी, इसीलिए छात्रों ने इस हिस्से को भागने का रास्ता चुना। सबसे पहले कूदने वाले छात्र को देखिए, ये खिड़की से संभलकर पहले छज्जे पर उतरा और फिर घास पर कूद गया। 1 सेकंड के भीतर ये छात्र उठा और बैग लेकर दौड़ने लगा। लेकिन लाल कोट वाली लड़की ऐसा नहीं कर सकी। वो खिड़की पर बैठी थी। लड़की ने खिड़की से लटक कर छज्जे पर आने की बजाय छज्जे पर जंप किया और नीचे गिर गई। लड़की के पैर में जोरदार झटका लगा, लेकिन वो उठी और भागने की बजाय किसी को पुकारने लगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब सबसे आखिरी खिड़की पर देखिए, यहाँ से एक लड़के ने खिड़की से डायरेक्ट नीचे जंप किया। जमीन से टकराने के बाद लड़का झटके से पीछे की तरफ गिरा, लेकिन उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। इस बीच खिड़की पर भीड़ बढ़ चुकी थी। किसी के पास वक्त नहीं था, क्योंकि हमलावर इस कमरे के शायद बाहर तक आ चुका था। काले कोट वाले लड़के ने बहुत संभल कर छलांग लगाई। लेकिन इस बीच बगल की खिड़की से लटक रही एक लड़की सीधे फर्श पर आ गिरी। जरा फिर से देखिए, इस लड़की की पीठ में कितनी चोट आई होगी। इसके तुरंत बाद एक लड़का भी फर्श पर आ गिरा। मौत के चंगुल से निकलकर भागते इन छात्र छात्राओं ने चोट की परवाह किए बिना वहां से भाग निकले। कई तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। पूरी दुनिया इन छात्रों को देखकर विचलित हो रही थी। तभी खबर आई कि हमलावर को मार दिया गया है। फिर बाद में कहा गया कि हमलावर पकड़ा गया है, गंभीर हालात में। हमलावर ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल नहीं आया है। लेकिन पूरी दुनिया ये जरूर जानना चाहती है कि आखिर रूस की यूनिवर्सिटीज में रह रहकर ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं। पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी मॉस्को से 1300 किलोमीटर दूर है। यूनिवर्सिटी में भारत समेत कई देशों के छात्र पढ़ते हैं। पर्म यूनिवर्सिटी में मौजूद सभी भारतीय छात्र सुरक्षित हैं। सूत्रों के मुताबिक हमलावर यूनिवर्सिटी का ही एक छात्र बताया जा रहा है। हमलावर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था, मैंने इस बारे में बहुत समय से सोचा है, कई साल हो गए।
और मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो सपना देखा था उसे पूरा करने का समय आ गया है। इससे पहले इसी साल मई में कजान शहर के एक स्कूल में एक बंदूकधारी ने ऐसे ही खुलेआम फायरिंग करके 9 लोगों को मार डाला था। कजान गोलीबारी के बाद रूस ने बंदूक खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी, लेकिन नया कानून अब तक लागू नहीं हुआ। फिर भी रूस में हथियार खरीदना आसान नहीं। कई तरह के टेस्ट और कागजात जमा करने के बाद ही किसी को हथियार खरीदने की इजाजत मिलती है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन से रूस में गन की ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। हो सकता है हमलावर का हथियार भी अवैध हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अफगानिस्तान में रॉ और CIA के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी मिली है। 5 साल पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रॉ के साथ मिलकर ISIS खुरासान के खिलाफ ऑपरेशन किया था। दावा यह किया जा रहा है कि खुरासान के 600 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए थे। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन भारत में पकड़े गए ISIS खुरासान के आतंकी की जानकारी के बाद किया गया था। कमोबेश ऐसे ही धरती फाड़ प्रचंड प्रहार हुआ था। कमोबेश ऐसे ही विध्वंसक ड्रोन हमले हुए थे। कुछ ऐसे ही धरती से आसमान तक धुआं हो गया था। आतंकियों के बेजान जिस्मों का ढेर लग गया था। कमोबेश ऐसे ही पहाड़ियों के बीच आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा था। बार बार दहशतगर्दों को टारगेट किया जा रहा था। आईएसआईएस खुरासान के सीक्रेट ठिकानों को तबाह किया जा रहा था। इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ ये सब कुछ 2016 में अफगानिस्तान में हुआ। अब 5 साल बाद अफगानिस्तान में हुए एंटी टेरर ऑपरेशन का खुलासा हुआ है। उस ऑपरेशन के बारे में जिसमें 600 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि खुरासान के ट्रेनिंग कैंप को मटियामेट किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो यह ऑपरेशन पूरी तरह से सीक्रेट था। रॉ और CIA ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? रॉ को आतंकियों के ठिकानों के बारे में पता कैसे चला? कैसे रॉ और CIA ने मिलकर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सीक्रेट ऑपरेशन चला? इसे जानने के लिए 25 दिन पीछे चलना होगा। तारीख 26 अगस्त 2021, जगह काबुल एयरपोर्ट। सूरज जब ढल रहा था तभी अचानक धमाके हुए और खून से लथपथ लाशों के ढेर लग गए। आत्मघाती हमलों के बाद चारों तरफ बेजान जिस्म पड़े हुए थे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जख्म से कराहते लोग दौड़ भाग रहे थे। गंदा नाला लाल हो चुका था। अस्पतालों में भीड़ थी। मौत का जब आंकड़ा मुकम्मल हुआ तब तक 180 लोगों की जान दस्तावेज बन चुकी थी। 13 अमेरिकी कमांडर मारे गए थे, कई जख्मी थे। आत्मघाती हमलावर का नाम अब्दुल रहमान अल लोगरी था। लोगरी हमला करने से सिर्फ 11 दिन पहले जेल से छूटा था। भीड़ में फिदाइन बनकर फटने वाले लोगरी के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 250 लोगों को अपने साथ उड़ाने वाले लोगरी के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में रहता था। रिपोर्ट की माने तो अब्दुल रहमान अल लोगरी अफगानिस्तान के लोगर प्रांत का रहने वाला था। लोगरी के पिता कारोबारी थे और अक्सर हिंदुस्तान आते जाते थे। रिपोर्ट्स की माने तो ISI के इशारे पर खुरासान ने उसे भारत में आत्मघाती हमला करने के लिए भेजा था। सूत्रों के माने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के नाम पर वो दिल्ली पहुंचा था। ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में एडमिशन ले और वहीं रहने लगा। रिपोर्ट की माने तो कुछ हफ्तों तक लोगरी कॉलेज के हॉस्टल में रहा। उसके बाद वो दिल्ली के लाजपत नगर में शिफ्ट हो गया। लाजपत नगर में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहीं पर रहने लगा। ISKP का आतंकी अब्दुल रहमान अल लगोरी करीब 5 साल पहले दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के इसी कॉलोनी में 2 कमरों के फ्लैट में रहता था। इन 2 कमरों के फ्लैट के अंदर रहते हुए वो दिल्ली को दहलाने की साजिश के तार बुन रहा था। लेकिन इससे पहले कि अल लगोरी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाता, वो जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। हालांकि जिस वक्त वो दिल्ली की इस लाजपत नगर कॉलोनी के अंदर रहता था, इस दौरान वो कई बार अफगानिस्तान भी गया और बताया जाता है कि उस दौरान वो अफगानिस्तान में अपने आकाओं से मिला और उसके बाद वापस हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान को दहलाने की, यानी कि दिल्ली को दहलाने की साजिश रचता रहा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिला सुसाइड नोट। हमारे साथ महंत आनंद गिरी जुड़ गए हैं।
जिनके बारे में ये जानकारी मिल रही थी कि उनसे भी अब पूछताछ कर सकती है स्थानीय पुलिस। क्या वहां पहुंची है? क्या आपको ऐसी जानकारी दी गई? आनंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद गिरी जी, जी हाँ, मैं लगातार संपर्क में हूँ और मैं पूर्ण रूप से पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करने को तैयार हूँ। ये एक षड्यंत्र का विषय है, बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हुई है और जानबूझ करके मेरा नाम डालने का मतलब ये कि वो जानते हैं कि मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो इस पे निष्पक्ष जांच की मांग कर सकता हूं या फिर ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेज सकता हूं। मुझे कानून पर भरोसा है, अगर इसमें जो भी दोषी होगा वो सजा पाएगा। सरकार इस पर निष्पक्ष जांच कराएगी और मैं पूर्ण रूपेण सरकार का पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मेरा सीडीआर उठा लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए, मेरी कितनी बातचीत हुई सब तमाम चीजें ले लीजिए, मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट था वो चीजें ले लीजिए। मैं हर प्रकार से तैयार हूं, लेकिन ये साजिश है, साजिश की उनकी हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। धन्यवाद। ये भी जानना चाहेंगे आपसे आनंद गिरी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर क्यों आपका नाम इसमें लिया जा रहा है? कौन लोग हैं? आप साजिश कह रहे हैं, तो साजिश किसने की? है, षड्यंत्र है, मैं यही कह सकता हूँ। जांच कराएंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। आनंद गिरी जी, आपके अगर नाम लिया जा रहा है तो साजिश की तरफ आप इशारा करें, उस साजिश के बारे में भी अगर आप हमें बताएंगे तो और स्थिति साफ होगी इस पर। आनंद गिरी जी ने अपनी बात रखने के बाद संपर्क काट दिया, लेकिन कोशिश करते हैं अगर उनसे बात दोबारा होगी। लेकिन एक बात साफ तौर पर आनंद गिरी द्वारा कही गई वो ये कि वो हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और आनंद गिरी जी का ये कहना यह है कि ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ी साजिश है, आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और उन्हें फंसाने के लिए उनका नाम उस सुसाइड नोट में, उस चिट्ठी में डाला गया है, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि ये किस तरह की चिट्ठी मिली है, सुसाइड नोट मिला है, जिसमें नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी जी का नाम शामिल किया गया है। आनंद गिरी का कहना यह है कि उनका नाम शामिल किया गया है इसमें और ये बड़ी साजिश है। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी ये मिल रही है कि आनंद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पर तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जानकारी जो प्रशांत कुमार जी ने दी वो ये कि हरिद्वार में मौजूद थे आनंद गिरी और वहां पर आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है और आनंद गिरी से उसके बाद हिरासत में लेने के बाद उन्हें लाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सुसाइड नोट जो मिला है उसमें आनंद गिरी के अलावा 2 और लोगों का नाम शामिल है। तो सुसाइड नोट मिला है और उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है। आनंद गिरी के साथ साथ 2 और लोगों का नाम है। आनंद गिरी इस वक्त हरिद्वार में थे और वहीं पर उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में लिया है और एक स्पेशल टीम अब भेजी जा रही है यूपी पुलिस द्वारा हरिद्वार, जहां से आनंद गिरी को लाया जाएगा और फिर पूछताछ की जाएगी। आनंद गिरी लगातार ये कह रहे हैं, TV9 भारतवर्ष से भी बात की आनंद गिरी ने और आनंद गिरी का कहना यह था कि वो हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी, जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज
और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे। उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो, पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक ऐसा महापुरुष जिसने इतनी तेजस्विता के साथ जीवन जिया और वह अनायास कोई रहस्यमय तरीके से हम सबको छोड़ करके चला जाए। मैं उनकी आत्म शांति के लिए, भगवत शरणागति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और पूरे उनके अखाड़े और उनके आश्रित जितने भी साधु संत और शिष्य हैं, उनको भगवान इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए शक्ति दे, हिम्मत दे। बहुत स्तब्ध। बाबा रामदेव का कहना कि बहुत दुखी हैं, बहुत स्तब्ध हैं और जिस तरह के महापुरुष थे नरेंद्र गिरी जी, वो इस तरह का किससे सुसाइड नहीं कर सकते थे, इसका यकीन नहीं हो रहा है, ये कहा बाबा रामदेव ने। साथ ही इस बात की उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश ऐसा लगता है कि हो सकती है। लगातार ये जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आनंद गिरी, जिनका नाम खुद नरेंद्र गिरी जी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, ऐसा बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में आनंद गिरी के साथ साथ 2 और लोगों का नाम है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उत्तराखंड में मौजूद थे, हरिद्वार में और प्रयागराज में आनंद गिरी के परिवार के लोगों को भी हिरासत में लिया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो यूपी पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में। हर ओर से दुख व्यक्त किया जा रहा है नरेंद्र गिरी जी के इस तरह से देहावसान होने पर। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, अब जो जानकारी मिल रही है उसमें बार बार बताया जा रहा है कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी जानकारी दी कि सुसाइड नोट मिला है और उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है, उनके अलावा 2 और लोगों का नाम है। हालांकि आनंद गिरी ये कह रहे हैं कि ये बड़ी साजिश है। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सुमेरा, थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हाँ, और ये सिर्फ बात मई की बात है। इसी मई में वहाँ बहुत कुछ हुआ है। इलाहाबाद प्रयागराज की उस बागंबरी गद्दी में आप सोचिए कि जिन महंत आनंद गिरी से आप बात कर रही थी, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने बड़े संगीन आरोप लगाए थे। इलाहाबाद में जो बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी पूरे देश में आस्था के लिए प्रसिद्ध हैं, वहाँ के चढ़ावे में लाखों रुपयों के लेन देन का आरोप लगाया था। प्रयागराज में ही जो वहां पर कीटगंज में गोपाल मंदिर है, उसको लेकर के आरोप लगाए थे और भी कई सारी प्रॉपर्टी के आरोप लगाए थे। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि दारागंज थाना है प्रयागराज में, वहां पर शिकायत कुछ दिनों पहले दर्ज करवाई थी। महंत नरेंद्र गिरी ने शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायत दर्ज ये कराई थी कि उनको ट्विटर अकाउंट के जरिए परेशान किया जा रहा है। तो काफी कुछ पहले से चल रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे तार हैं, प्रॉपर्टी विवाद है, वहां दो पहले भी संदिग्ध मौतें हुई हैं और ये जो ताजा शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई थी, तो बहुत कुछ ऐसा है जो ये बता रहा है कि गहन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। सुमेरा, और गहन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कुछ तथ्य निकलकर प्रयागराज से भी सामने आ रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वहां से TV9 भारतवर्ष की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में हूं और ये है वो बागंबरी गद्दी जहां पर अब से कुछ घंटे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी कर ली। आपको हम दिखा दें कि यही वो जगह है जहां पे अब से थोड़ी देर पहले महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया है। आईजी ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्हें पहली नज़र में ये मामला सुसाइड का लग रहा है
और आईजी ने यह भी बताया है कि महंत नरेंद्र गिरी ने 6 से 7 पन्नों का एक सुसाइड लेटर लिखा था। वो लेटर एक वसीयतनामे की तरह लिखा गया है, जिसमें महंत ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा। कुछ शिष्यों के नाम भी लिखे हैं, हालांकि आईजी ने अभी वो नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। उनसे किसका विवाद था ये भी महंत ने कुछ इशारों में उस सुसाइड लेटर में लिखा है। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, महंत इस बात से नाराज थे कि उनके सम्मान में कमी आ रही है, उनके सम्मान के साथ खेला जा रहा है, उनकी तौहीन की जा रही है और उन्हें बेवजह कुछ मामलों में घसीटा जा रहा है। और इससे खिन्न होकर उन्होंने खुदकुशी जैसा एक बहुत ही बड़ा फैसला उठाया है। ये देख सकते हैं, यही महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर है। कल ही ये यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे और आज इन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो देखिए किस तरह की गहमा गहमी इस वक्त आश्रम के बाहर देखी जा रही है, लेकिन हर ओर से एक मांग की जा रही है कि पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे और जो दोषी हैं, क्योंकि ज़्यादातर हर कोई जो इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है उनका ये कहना है कि इस तरह के व्यक्ति नहीं थे आनंद गिरी, महंत नरेंद्र गिरी, की वो इस तरह से आत्महत्या करें। खुद जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है जिसके बारे में पुलिस जानकारी दे रही है, उसमें उन्होंने नाम लिखे हैं लोगों के और एक वसीयतनामे की तरह इस चिट्ठी को लिखा गया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके जाने के बाद क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या ये पूरा मामला सुसाइड के अलावा सुसाइड के लिए उकसाने का मामला है? इस तरह के हालात बनाए गए क्या? इसको लेकर यूपी पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया और आनंद गिरी के परिवार के लोग जो प्रयागराज में मौजूद हैं, खुद आनंद गिरी इस वक्त हरिद्वार में थे, वहां से उसे हिरासत में लिया गया है और प्रयागराज में उनके परिवार के लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभिषेक, विवाद चल रहा था, लेकिन अब ये जो पूरा मामला है उसमें जो 6 पन्ने का जो चिट्ठी है जिसे सुसाइड नोट बताया जा रहा है, जो एक वसीयतनामे की तरह लिखी गई है, क्या उससे स्थिति बहुत साफ होगी कि दरअसल क्या चल रहा था और किस वजह से इस तरह का कदम उठाया? क्योंकि जिस तरह के वो महापुरुष थे और जो हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि इस तरह का कदम वो नहीं उठा सकते थे, लेकिन इस तरह का कदम उठाया गया और अभी तक पुलिस भी शुरुआती तौर पर मान रही है कि सुसाइड है। तो क्या लगता है, सुसाइड है या साजिश भी हो सकती है? देखिए, एक मैं आपको अपडेट कर दूं सुमेरा। अपडेट ये है कि इस सुसाइड नोट की भी जांच हो रही है। सुसाइड नोट उनका ही है, उन्होंने ही लिखा है, किन स्थितियों में लिखा है, हैंड राइटिंग, उनकी राइटिंग्स कितनी मैच करती है। हमारी जानकारी ये है कि पुलिस ने इस सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर के इसकी ही जांच शुरू कर दी है और जो उनके जो अनन्य शिष्य हैं, जो उनको रोज़ असेस करते हैं, उनसे इस सुसाइड नोट के बारे में जानकारियाँ, हैंड राइटिंग और जो उसमें तथ्य लिखे हैं उन तथ्यों का मिलान, ये काम शुरू हो चुका है। चूँकि ये कुंजी है सुसाइड नोट जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये उनका है तो बड़ी बात है, अगर ये उनका लिखा नहीं है तो और भी बड़ी बात है। तो ये अभी जांच के दायरे में है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि वो जो तथ्य सुसाइड नोट में सामने आए हैं उसका बड़ा बैकग्राउंड है और उसका बैकग्राउंड कई राज्यों में सिमटा हुआ। इलाहाबाद ही नहीं बल्कि रायबरेली, उत्तराखंड में हरिद्वार, इसके अलावा हम बात करें बड़ोदरा गुजरात में और गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, इन तमाम जगहों पर और यहाँ नोएडा में इस बागंबरी गद्दी से जुड़ी हुई काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी जो कीमत है वो खरबों में बताई जा रही है। आनंद गिरी ने हिरासत में जाने से पहले क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये बयान दिया गया है और यही बात TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए भी बताई गई आनंद गिरी द्वारा कि उनको फंसाया जा रहा है। कुछ और लोग शामिल हैं इस पूरी साजिश में, जो इस पूरे मठ से, यहाँ आश्रम से जो भी पैसा आ रहा था उसको लेकर जो हेरफेर है उसके बड़े आरोप लगाए गए और यही आरोप उनकी तरफ से पहले ये कई बार इस प्रकार का हुआ। माघ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, कुंभ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी और वो नरेंद्र गिरी से मिल गए, तो समझ जाइए प्रशासन उनकी बात मानता था, जो कहते थे प्रशासन ऐसा करता था। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था, जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद समाज को प्रदूषित करने वाले कुछ ऐसे संत आ गए थे जिनके बहिष्कार का काम उन्होंने किया, जिसमें सारे देश के संतों ने उनकी बड़ी प्रशंसा किया था। समझे ना, ये बात सबसे अच्छा काम किया था उन्होंने। और वो नेतृत्व में सुनिए, देखिए मैं बताऊं, पूरे देश में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। जब ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने तो नासिक कुंभ मेले में जो महामंत्री थे उनके आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें मैं भी था। और उन्होंने जो कहा उस समय राम जन्मभूमि के लिए कि अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का समय आ गया है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से निवेदन है कि इस काम की प्रक्रिया को तेज करें। ये उनका भाषण था। मैं बताऊं, नासिक कुंभ मेले में, उज्जैन कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में हमेशा संतों को जगह दिलाने के लिए, व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ाई करते रहते थे, प्रशासन से संघर्षशील थे और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय है। महाराज जी, तमाम साधु संतों का, तमाम नेताओं का लगातार दुखद संदेश आ रहा है, क्या कहेंगे? ये विश्वास तो वाकई में किसी को नहीं हो रहा है। देखिए, किसी को विश्वास हो नहीं सकता, कोई ये बात कह नहीं सकता कि ऐसा भी कभी नरेंद्र गिरि जी कर सकते हैं। जो दृश्य उनका दिखाई दिया है ये महान शोक का विषय, कष्ट का विषय। हमारे भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। हमारे देश के संतों का समाचार, फोन मेरे पास बार बार लोगों का आ रहा है कि वेदांती जी क्या हो गया ये। हमने कहा मुझको ही बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्या हो गया। अभी तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी निकल रहे हैं रातों रात। आज ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मैं सवेरे मिला था 10:30 बजे, बड़े प्रेम से बैठ के बातचीत हुआ। कल वो गए थे उनके यहाँ, कल अयोध्या भी गए थे वो, अयोध्या में उनका भाषण हुआ था और अयोध्या से सीधे लखनऊ आए। हमारी बातचीत हुई तो कहा ठीक है कल आ जाइए, तो मैं आज आया, मिला उनसे, कुछ बातचीत थी। लेकिन ये दुखद घटना की कल्पना किसी को नहीं थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी घटना भी, ऐसी दुर्घटना भी उनके साथ कभी हो सकती है। महाराज जी, हम एक चीज़ आप पूछ रहे हैं, तमाम बड़े मठ मंदिरों में अक्सर उत्तराधिकारी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर इस तरह की संदिग्ध मौतें होती हैं, लेकिन उसका कुछ निकलता नहीं। कई बड़े बड़े साधु संतों पे आरोप हैं कि क्या हुआ। क्या आपको संभावना है कि जिस तरह से अचानक ये मौत की खबर आई, इसका कुछ पेच निकलेगा या ये भी ऐसे रह जाएगा? नहीं, देखिए मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ के रहते हुए षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश निश्चित हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच कराएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। और जो अभियुक्त होगा, जो षड्यंत्रकारी होगा, जिसने ऐसा दृश्य उपस्थित किया है, जिसने समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। कौन व्यक्ति हो सकता है ये जांच के बाद पता चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराई जाए और अभियुक्त को उचित दंड देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। रामविलास वेदांती का भी ये कहना कि वो भी आश्चर्यचकित है कि इस तरह की घटना हो सकती है, महंत नरेंद्र गिरि इस तरह से सुसाइड कर सकते हैं, इसका यकीन किसी को नहीं हो रहा है। किस तरह के उनके संबंध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब हर कोई दुख भी व्यक्त कर रहा है उनके इस तरह से चले जाने पर। केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने, सुनिए क्या कह रहे हैं। जमीन को हथियाना चाहते थे और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी ये साजिश हो सकती है। देखिए, कोई भी मतलब उसमें मैंने कहा कोई भी स्तर की जांच और कोई भी अगर उनके जीवन के अंत का कोई भी पक्ष ध्यान में आएगा तो हर पक्ष की जांच की जाएगी, गहराई से जांच की जाएगी। जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, वो जो भी मतलब जिनको भी हिरासत में पुलिस को लेने की आवश्यकता होगी उनको हिरासत में भी लेंगे, जांच करने की जो आवश्यकता होगी वो जांच भी करेंगे। और पूज्य महाराज जी का जाना कितना बड़ा नुकसान है इस देश का और इस समाज का, और विशेष तौर से चाहे वह हमारे धार्मिक स्थल हों, चाहे हमारे तीर्थ स्थल हों, सबका उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। आज तो दुख का समय है, विस्तार से चर्चा कभी हम करेंगे। आखिरी सवाल, आप प्रयागराज से जुड़े रहे हैं और मंदिर आंदोलन में आप भी लगातार सक्रिय रहे हैं। हिंदू धर्म को लेकर और हिंदू संस्कृति को लेकर जिस तरीके से वो कार्य करते रहे,
क्या मानते हैं कितनी बड़ी क्षति है इस चीज़ को? देखिए, अपूर्णीय क्षति है। कल भी उन्होंने कहा है, आपने मेरे मतलब ऑन कैमरा कहा उन्होंने कि श्री अखिलेश यादव जी से मेरे संबंध हैं, ये स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद भी हम ये मानते हैं संबंध होना अलग है, लेकिन हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, देश की रक्षा अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और 40 साल तक भाजपा को कोई हटा नहीं पाएगा। हम सारे संत समाज के लोग भाजपा के साथ हैं। यह उन्होंने कैमरे पर कहा। मैं तो कल उनकी सारी बातें इस तरह मेरे सामने कभी बात नहीं हुई कि कैमरे के सामने मैं भी बैठा हूँ, कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, लेकिन कल वो बात कर रहे थे और उन्होंने बात किया। मैं बहुत आहत हूँ, मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं उनके अंतिम दर्शन के लिए तो सर रात में निकलेंगे? देखता हूँ, अभी कार्यक्रम बनाते हैं। कल ही उनकी मुलाकात हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात कल ही हुई थी और उसके बाद वो अयोध्या भी गए थे। कार्यक्रम था जिसका जिक्र रामविलास वेदांती ने भी किया और उसके बाद ये सब कुछ अब जो हुआ है तो बहुत दुख भी व्यक्त किया उन्होंने और कहा भी कि हर तरह की जांच करेगी यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश सरकार हर तरह से इस पूरे मामले को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। जिस तरह का व्यक्तित्व था महंत नरेंद्र गिरी का, इस तरह से उनका सुसाइड करना जो कि अभी बताया जा रहा है, हालांकि इसको लेकर भी अभी पूरी तरह से जांच की जाएगी, सुसाइड नोट को भी लेकर जांच की जाएगी। पूरे मामले में पुलिस हर एंगल से जांच करेगी। जानकारी ये मिल रही है कि महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। पोस्टमार्टम होगा। उन्होंने अपनी जो चिट्ठी लिखी है, जिसे अब बताया जा रहा है कि एक वसीयतनामा की तरह लिखी गई है, उसमें उन्होंने समाधि बताने के बारे में भी बात की है। तो अखाड़ा परिषद के अधिकारियों के आने के बाद, तमाम अधिकारी जब इकट्ठा हो जाएंगे, उनके आने के बाद अंतिम संस्कार पर फैसला लिया जाएगा कि कब और कैसे किया जाएगा अंतिम संस्कार। यूपी पुलिस वहीं दूसरी तरफ लगातार कार्रवाई कर रही है। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में समाधि बनाने का जिक्र किया है और इस पर फैसला अब अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा होंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन कल पोस्टमार्टम होगा, यानी मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी भी पुलिस हर तरह से इस पूरे मामले की जांच करना चाहती है। सुसाइड नोट जरूर मिला है, लेकिन सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में कई और एंगल हो सकते हैं, इसके बारे में लगातार बात हो रही है। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी, जिसे गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है, उसका भी ये कहना है कि साजिश है ये पूरा मामला। तो क्या ये साजिश है, क्या ये सुसाइड है, इस पर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। यूपी सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हर तरह से जो भी जरूरत होगी पुलिस को और जिस तरह से भी इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए वो किया जाएगा। कल पोस्टमार्टम होगा महंत नरेंद्र गिरी का और उसके बाद अखाड़ा परिषद के अधिकारी फैसला लेंगे अंतिम संस्कार पर। जो चिट्ठी मिली है कमरे में नरेंद्र गिरी जी के, उसमें उन्होंने समाधि बनाने का जिक्र जरूर किया है, लेकिन इस पर भी फैसला अब लिया जाएगा अखाड़ा परिषद की तरफ से। पहले उस चिट्ठी की सत्यता को लेकर जिनका पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सर? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा। तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल पोस्टमार्टम किया जाएगा। अंतिम संस्कार कैसे होगा इसको लेकर अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी फैसला लेंगे। फिलहाल यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लेने के लिए उत्तराखंड पुलिस से आग्रह किया था और आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। परिवार को प्रयागराज में हिरासत में लिया गया है। अब उसके बाद यूपी पुलिस की स्पेशल टीम जाएगी हरिद्वार से, आनंद गिरी को लेकर आएगी और पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। सुसाइड नोट के बारे में भी जांच की जा रही है, तो हर एंगल से जांच की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।